नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका केडी स्टडी क्लब में। आज हम क्लास 6 की साइंस बुक का चैप्टर 16 पढ़ने जा रहे हैं, पार्ट 2, जिसका नाम है कचरा संग्रहण एवं निपटान। हम केचुए के पालन के बारे में पढ़ रहे थे कि कैसे हम केचुए पालें, तो आइए इसी को हम कंटिन्यू करते हैं। लाल केचुए के दांत नहीं होते। इनमें एक विशेष संरचना होती है जिसे गिजर्ड कहते हैं, जो भोजन को पीसने में इनकी सहायता करता है। यदि आप अंडे के छिलके अथवा समुद्री शंख या सीपी का चूरा आहार के साथ मिला देंगे तो यह आहार के साथ कृत्रिम के गिजर्ड में पहुंच जाता है और भोजन को पीसने में उसकी सहायता करता है। कोई लाल कृमि एक दिन में अपने शरीर के भार के बराबर आहार खा सकता है, मतलब जितना उसका भार है वह उतना भोजन खा सकता है। लाल केचुए बहुत गर्म अथवा ठंडे वातावरण में जीवित नहीं रह सकते हैं। उन्हें अपने आसपास नमी की आवश्यकता होती है। यदि आप अपने केचुओं की भली भांति देखभाल करते हैं तो एक मास में उनकी संख्या दोगुनी हो जाएगी। 3-4 सप्ताहों के अंतराल पर अपने गड्ढे का सावधानी पूर्वक परीक्षण करते रहें। सावधानी पूर्वक इसलिए कहा कि आप इस तरीके से गड्ढे खोदें कि केचुए ही मर जाएं, तो थोड़ा सा ध्यान पूर्वक करना। क्या आपके गड्ढे में मिट्टी जैसा पोला पदार्थ दिखाई देता है? अब आपका वर्मी कंपोस्ट तैयार है। इस गड्ढे के किनारे पर आहार के रूप में कुछ अपशिष्ट डालिए। अधिकांश कृमि अन्य भागों को छोड़कर गड्ढे के इस भाग में स्थानांतरित हो जाएंगे। दूसरे भाग में खाद को निकालकर कुछ घंटे तक इसे धूप में सुखाइए। आपका वर्मी कंपोस्ट प्रयोग के लिए तैयार है। देखो, ये दिखा रहे हैं ना किस तरीके से कर रहे हैं। गड्ढे के इस बचे भाग में अधिकांश कृमि है। आप इनका उपयोग और अधिक कंपोस्ट बनाने में कर सकते हैं अथवा आप इन्हें किसी कंपोस्ट बनाने वाले को बांट सकते हैं। इस उत्तम वर्मी कंपोस्ट यानी खाद को आप अपने गमलों, बगीचों एवं खेतों में डाल सकते हैं। क्या यह अपशिष्ट में सर्वोत्तम प्राप्त करने जैसा नहीं है? आप में से जिनके पास बड़े बड़े खेत हैं, वे बड़े गड्ढों में वर्मी कंपोस्ट बनाकर परीक्षण कर सकते हैं। इससे आपके बहुत से धन की बचत भी होगी, जो आप महंगे रासायनिक उर्वरक एवं खाद खरीदने के लिए खर्च करते हैं। 16.3 सोचिए और फिर फेंकिए। आपके विचार से हर दिन प्रत्येक घर से कितना कचरा फेंका जाता है? इसका अनुमान आप किसी बाल्टी को मात्रक के रूप में लेकर कर सकते हैं। अपने घर का कचरा एकत्र करने के लिए 5-10 लीटर की कोई बाल्टी लीजिए और उसमें कुछ दिन तक अपने घर का कचरा एकत्र कीजिए। कितने दिनों में यह बाल्टी पूरी भर जाती है? आप अपने घर के सदस्यों की संख्या जानते हैं। यदि आप अपने शहर अथवा नगर की जनसंख्या का पता लगा लें तो क्या अब आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि प्रतिदिन आपके मोहल्ले अथवा नगर के सभी घरों में कितनी बाल्टी कचरा उत्पन्न होगा? हम प्रतिदिन कचरे के पहाड़ उत्पन्न कर रहे हैं। क्या यह सच नहीं है? आइए अब हम एक ऐसे गांव के बारे में कहानी पढ़ते हैं जहां के लोग अधिक बुद्धिमान हैं और जहां कचरा कम निकलता है। नानू 6ठी कक्षा में पढ़ता है। उसे कागज का वायुयान बनाना बहुत अच्छा लगता है। जब वह अपनी नई नोटबुक के पन्ने फाड़कर वायुयान बनाता है तो उसकी माँ को बहुत कष्ट होता है, परंतु नानू इसकी कोई चिंता नहीं करता। एक बार नानू अपनी माँ के साथ अपनी मौसी के घर गया। वहाँ वह अपने मौसेरे भाई श्याम द्वारा बनाई विभिन्न चीजों को देखकर आश्चर्यचकित हो गया। उसने पुराने चार्टों से फाइलें बनाई हुई थी, पेंसिल के छीलन से बधाई कार्डों पर फूल, पुराने कपड़ों से चटाई, पॉलीथिन की थैलियों से टोकरी आदि को देखकर नानू आश्चर्यचकित रह गया। श्याम ने तो विवाह के निमंत्रण पत्रों से एक डायरी भी बना रखी थी। एक दिन प्रातः नानू अपनी नानी को ढूंढता हुआ पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी नानी एक टोकरी के ऊपर एक गाढ़ी लुगदी का लेप कर रही थी। नानू ने पूछा, नानी आप क्या कर रही हैं? यह लेप क्या है? यह कागज की लुगदी है। इस लेप को मैंने चिकनी मिट्टी एवं कागज से तैयार किया है तथा इसमें मैंने कुछ धान की भूसी भी मिलाई है। नानी ने उत्तर दिया। परंतु इसे आप टोकरी पर क्यों लगा रही हैं? नानू ने पूछा। नानी ने उत्तर दिया, इसे पक्की और टिकाऊ बनाने के लिए। क्या तुम इसे मुझसे सीखना चाहोगे? नानू को इसमें कोई रुचि नहीं थी और वह खेलने के लिए बाहर भाग गया। वह तो केवल कागज फाड़ फाड़ कर वायुयान बनाने में रुचि रखता था। वास्तव में उसने श्याम की फाइलों से भी कागज फाड़ने शुरू कर दिए थे।
श्याम ने नानू द्वारा वायुयान बनाने में उपयोग हुए सभी कागजों को एकत्र कर लिया था और वह सोच रहा था कि नानू के साथ क्या व्यवहार किया जाए। वह किसी की भी कोई बात सुनता तक नहीं था। कुछ दिनों बाद नानू का जन्मदिन आने वाला था। श्याम ने नानू के मित्रों को निमंत्रण देने की योजना बनाई। नानू ने अपनी मिट्टी की गुल्लक से कुछ पैसे निकाले और बाजार गया। उसने अपने मित्रों के लिए कागज के कुछ हैट खरीदे। उसने दुकानदार से इन्हें एक पॉलिथीन की थैली में रखने को कहा, परंतु दुकानदार ने उसे पॉलिथीन की थैली ना देकर कागज की थैली दी। नानू ने बहुत सी चीज़ों जैसे टॉफियाँ और बिस्किट भी खरीदे। उसे इन सभी चीज़ों को लेकर चलना मुश्किल लगने लगा, परंतु कोई भी दुकानदार उसे पॉलिथीन की थैली देने को तैयार नहीं था। घर से चलते समय शाम ने उसे कपड़े का थैला ले जाने को कहा था। अब उसे उसकी बात ना मानने का दुख हुआ। किसी प्रकार वह अपनी सभी वस्तुओं को साथ लेकर घर पहुंच गया। नानू के मित्रों ने जन्मदिन पर दावत खाई और बहुत से खेल खेलकर पार्टी का भरपूर आनंद लिया। उसके सभी मित्रों ने नानू द्वारा खरीदे गए चमकीले कागज के हैट पहने। श्याम ने नानू के मित्रों के लिए कागज की लुगदी से सुंदर मुखौटे बनाए। उसने नानू के लिए भी एक विशेष उपहार बनाया, एक फोटो फ्रेम तथा बधाई का सुंदर कार्ड। यह सब उसने नानू द्वारा फेंके गए कागजों की लुगदी से बनाए थे। यह नानू के लिए एक नया अनुभव था। उसके सभी मित्र अपने मुखौटों के साथ अपने घर चले गए। नानू बहुत उत्तेजित था और वह अपना भोजन शीघ्र समाप्त करके अपना उपहार देखना चाहता था। विद्यालय की छुट्टियां समाप्त होने के पश्चात नानू घर वापस आ गया। उसका शहर शाम के गांव से कितना अलग है। वह गांव स्वच्छ एवं साफ सुथरा था, इसलिए वहां कचरा बीनने वाले भी नहीं होते थे। परंतु अब उसने कचरा बीनने वाले बच्चों को घर के आसपास कचरा बीनते हुए देखकर नाक बो चढ़ाना छोड़ दिया था। आपने भी अपने घर के आसपास एवं दूसरे स्थानों पर कुछ बच्चों को कचरा बीनते देखा होगा। इन बच्चों को कार्य करते देखिए और पता लगाइए कि वे कचरे से उपयोगी पदार्थ कैसे पृथक करते हैं। वे वास्तव में हमारी सहायता कर रहे हैं। कचरा बीनने वाले किसी बच्चे से बात करके यह पता लगाइए वे एकत्र किए गए इस कचरे का क्या करते हैं। वे इन्हें कहाँ ले जाते हैं। क्या वह अथवा उसका मित्र विद्यालय जाता है? यदि नहीं तो इसका कारण जानने का प्रयास कीजिए। क्या आप इस बच्चे को पढ़ने और लिखने में सहायता कर सकते हैं? क्या आपने कभी अपने घर पर पुराने समाचार पत्रों, कांच तथा धातु की वस्तुओं, प्लास्टिक की थैलियों, पुरानी नोटबुकों को किसी कबाड़ी को बेचने में घर वालों की सहायता की है? उससे बात करके पता लगाइए कि वह इस सब कबाड़ का क्या करता है। क्या शाम की भांति आप भी व्यर्थ कागजों से नए कागज बनाना चाहेंगे? आइए इसे बनाना सीखें। 16.4 कागज का पुनः चक्रण। इसके लिए आपको पुराने समाचार पत्र, पुराने लिफाफे, मैगजीन, पुरानी नोटबुक, पत्र एवं अन्य बेकार कागजों की आवश्यकता होगी। चमकदार एवं प्लास्टिक लेपित कागज का उपयोग मत कीजिए। इसके अतिरिक्त आपको तार की जाली फ्रेम भी चाहिए। फ्रेम के स्थान पर आप बड़ी आकार की छलनी भी ले सकते हैं। कागजों को छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़िए। इन्हें एक बाल्टी अथवा टब में रखकर जल डालिए। कागज के टुकड़ों को जल में एक दिन के लिए डुबा रहने दीजिए। अब इस भीगे कागज को काटकर गाढ़ी लुगदी लगाइए। अब फ्रेम पर जड़ी जाली पर गीली लुगदी को फैलाइए। लुगदी की परत को यथासंभव एक समान बनाने के लिए फ्रेम को धीरे से ठोकिए। जल के बहकर निकल जाने तक प्रतीक्षा कीजिए। यदि आवश्यक हो तो फ्रेम पर पुराना कपड़ा अथवा समाचार पत्र फैला दीजिए, जिससे लुगदी का अधिक से अधिक जल सोख लिया जाए। अब लुगदी की इस परत को सावधानी से फ्रेम से अलग कर किसी पुराने समाचार पत्र पर रखकर धूप में सुखाइए। समाचार पत्र के किनारों पर कुछ भारी वस्तु रखें जिससे वे मुड़ ना सके। रंगीन कागज प्राप्त करने के लिए लुगदी को फैलाने से पूर्व आप इसमें खाने वाले रंग मिला सकते हैं। इसके अतिरिक्त फ्रेम पर लुगदी फैलाने से पूर्व आप इसमें सूखी पत्तियों, फूलों की पंखुड़ियों तथा रंगीन कागज के टुकड़े भी मिला सकते हैं। ऐसा करके आप सुंदर पैटर्नों वाला पुनः चक्रण का आकर्षक कागज प्राप्त कर सकते हैं। जैसे हमने कागज का पुनः चक्रण किया, क्या वैसे ही हम हर वस्तु का पुनः चक्रण कर सकते हैं। 16.5 प्लास्टिक।
वरदान या अभिशाप। कुछ प्रकार के प्लास्टिकों का पुनर्चक्रण किया जा सकता है, परंतु सभी प्रकार की प्लास्टिकों का पुनर्चक्रण नहीं किया जा सकता। पुनर्चक्रण मतलब ऐसे फेंक दे तो उन्हें दोबारा से यूज़ में हम ला सकें। क्या आपने क्रियाकलाप 1 में यह नोट किया था कि पॉलीथीन की थैलियाँ एवं कुछ प्लास्टिक विघटित नहीं होते? अब आप सरलता से समझ सकते हैं कि पॉलीथीन की थैलियों का निपटान एक बड़ी समस्या क्यों है। हमें प्लास्टिक के बिना अपने जीवन की कल्पना करना कठिन हो सकता है। क्या आप प्लास्टिक से बनी कुछ ऐसी वस्तुओं के नामों की सूची बना सकते हैं जिन्हें हम उपयोग करते हैं? खिलौने, जूते, थैले, पेन, कंघे, दांत के ब्रश, बाल्टी, बोतल एवं जल पाइप। इन वस्तुओं की सूची बहुत लंबी है। क्या आप प्लास्टिक से बने बस, कार, रेडियो, टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर और स्कूटर के कुछ भागों के नाम बता सकते हैं? प्लास्टिक का उपयोग संभवतः स्वयं कोई विशेष समस्या उत्पन्न नहीं करता। समस्या तब उत्पन्न होती है जब हम इसका अधिक उपयोग करते हैं तथा अपशिष्ट प्लास्टिक के निपटान से अनजान होकर उसकी उपेक्षा करते हैं। आज हमारे चारों ओर यही हो रहा है। यद्यपि हम इसके दुष्प्रभावों से परिचित हैं, फिर भी हो सकता है कि हम अपने उत्तरदायित्व को नहीं समझ पा रहे हैं। हम प्राय प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग पके हुए भोजन के संग्रहण के लिए करते हैं। प्राय ये थैलियाँ खाने की वस्तुओं को रखने योग्य नहीं होती। इन थैलियों में पैक किए भोजन को खाना हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। प्राय दुकानदार प्लास्टिक की ऐसी थैलियों का उपयोग करते हैं जिनका इससे पूर्व किसी अन्य कार्य में उपयोग हो चुका है। कभी कभी कचरा बीनने वालों द्वारा एकत्र की गई प्लास्टिक की थैलियों को धोकर भी उपयोग किया जाता है। इस प्रकार की पुनः चक्रण वाली प्लास्टिक की थैलियों में खाद्य पदार्थों को रखना हानिकारक हो सकता है। खाद्य पदार्थों के संग्रहण के लिए हमें इस कार्य के लिए अनुमोदित प्लास्टिक की थैलियों के उपयोग के लिए आग्रह करना चाहिए। सभी प्रकार के प्लास्टिक गर्म करने अथवा जलाने पर हानिकारक गैस मुक्त करते हैं, यानी गैस छोड़ते हैं। ये गैसें बहुत सी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, जिनमें मानवों में कैंसर भी सम्मिलित है, उत्पन्न कर सकती है। अगर हम पॉलीथीन वगैरह को जलाते हैं तो कैंसर भी हो सकता है। पहेली का यह सुझाव है कि विषैले पदार्थों के संग्रहण के लिए उपयोग किए जाने वाले पात्रों का पुनर्चक्रण पृथक रूप से किया जाना चाहिए तथा इस पुनर्चक्रित प्लास्टिक का उपयोग प्लास्टिक की थैलियों के निर्माण में नहीं होना चाहिए। ठीक है, सरकार ने भी प्लास्टिक के पुनर्चक्रण के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। आपने देखा होगा कि लोग प्राय अपने घर के कचरे को प्लास्टिक की थैलियों में भरकर बाहर फेंक देते हैं। गली मोहल्ले के आवारा पशु भोजन की खोज में जब इन थैलियों को देखते हैं तो प्राय प्लास्टिक की थैली को भी निगल जाते हैं। कभी कभी तो इस कारण उनकी मृत्यु भी हो जाती है। सड़कों तथा अन्य स्थानों पर असावधानी पूर्वक फेंकी गई ये प्लास्टिक की थैलियाँ बहुधा बहकर नालों अथवा सीवर प्रणाली में पहुंच जाती है। फलस्वरूप नाले अवरुद्ध हो जाते हैं और गंदा जल सड़कों पर फैलने लगता है। भारी वर्षा के समय तो बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। प्लास्टिक का अंधाधुंध उपयोग अत्यधिक हानि पहुंचा सकता है। प्लास्टिक के अति उपयोग को निम्नतम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं तथा इसके कचरे के निपटान के लिए हमें क्या करना चाहिए? 1. हम प्लास्टिक की थैलियों का कम से कम उपयोग करें। जहाँ भी संभव हो बिना किन्हीं दुष्प्रभावों के हम इन थैलियों का पुनः उपयोग करें। दुकानदारों से कागज के थैले उपयोग करने का आग्रह करें। खरीदारी के लिए बाजार जाते समय हम घर से कपड़े अथवा जूट का थैला लेकर जाएं। हम खाद्य पदार्थों के संग्रहण के लिए प्लास्टिक के थैले का उपयोग ना करें। हम उपयोग के पश्चात प्लास्टिक की थैलियों को इधर उधर ना फेंकें। हम प्लास्टिक की थैलियों और अन्य प्लास्टिक की वस्तुओं को कभी भी ना जलाएं। हम कचरे को प्लास्टिक की थैलियों में ना भरें और बाहर ना फेंकें। हम वर्मी कंपोस्टिंग का उपयोग कर रसोई के अपशिष्ट का विवेकपूर्ण निपटान करें। हम कागज पुनः चक्रित करें। हम कागज के दोनों ओर लिखे रफ कार्य के लिए स्लेट का प्रयोग करें। अभ्यास पुस्तिका में बिना लिखे छूटे कागजों को रफ कार्य के लिए उपयोग करें। हम अपने परिवार, मित्रों एवं अन्य व्यक्तियों को विभिन्न प्रकार के अपशिष्टों के निपटान के लिए उचित आचरणों का पालन करने के लिए प्रेरित करें। प्लास्टिक के जरूरत से ज़्यादा उपयोग को कम करने के तरीकों के बारे में सोचिए तथा चर्चा कीजिए। हमारे जानने और सोचने योग्य सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम जितना अधिक कचरा पैदा करेंगे उससे छुटकारा पाने में हमें उतनी ही अधिक कठिनाई होगी। चैप्टर यहीं ख़त्म होता है।
इससे आपको काफ़ी अच्छी जानकारी प्राप्त हुई होगी कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं। धन्यवाद स्टूडेंट्स।